हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास को एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन दिया हुआ है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी विमाहीन है। भौतिक नियताओं की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है। यह हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमारे पास देखो जो अनुपात दिया हुआ है वह अनुपात दिया हुआ है, देखो क्या, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, जी एम ई एम पी, ये हमें अनुपात दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं अनुपात हमें कहां से देखने को मिलेगा। तो देखो मान लेते हैं कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और इसके पास में एक प्रोटॉन दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो डिस्टेंस है या दूरी है वह कितना है, आर है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य की दूरी स्मॉल आर दी हुई है। अब देखो इलेक्ट्रॉन एक कण है और कण पर कुछ द्रव्यमान भी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर एक कण है तो इस कण पर कुछ द्रव्यमान भी होगा, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर भी कुछ द्रव्यमान होगा। तो यहां पर द्रव्यमान देखेंगे एम ई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान लीजिए कितना एम ई है और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है एम पी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम ई, प्रोटॉन का द्रव्यमान एम पी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्यू ई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या ई के बराबर होता है। ई इलेक्ट्रॉन भी होता है और ई आवेश का मात्रक भी होता है। ई होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो यह आवेश का मात्रक हो गया। और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कण का भी नाम है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश वह ई है, या फिर बोल सकते हैं माइनस के ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। और यहां पर क्यू पी की बात करते हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आवेश क्या प्लस का ई होता है। तो यहां पर आवेश माइनस ई और ई है और द्रव्यमान एम ई और एम पी है। और इन दोनों के मध्य की दूरी मैंने क्या मान ली, स्मॉल आर मान ली। इस तरह से मान लो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ दूरी पर रखे हुए हैं कि दोनों के मध्य आकर्षण बल लगेगा। कौन कौन सा आकर्षण बल लगेगा, एक ऋणात्मक और धनात्मक आवेश के कारण स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। और दोनों के पास द्रव्यमान है और हमें पता है दो द्रव्यमानों के मध्य जो बल लगता है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का बल। तो इनके मध्य गुरुत्वीय आकर्षण बल लगेगा और क्या बल लगेगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है ना। एफ ई को हम क्या मान रहे हैं, एफ ई क्या है, वैद्युत बल, वैद्युत बल। और एफ जी क्या मान लेते हैं, गुरुत्वीय बल। एफ ई क्या वैद्युत बल है और एफ जी क्या है, गुरुत्वीय बल है। ठीक है, अब यहां से देखें एफ ई, एफ ई गुरुत्वीय वैद्युत बल की अगर हम बात करते हैं तो वैद्युत बल क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा के क्यू ई क्यू पी अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू ई क्यू पी अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश, सब कितना आर स्क्वायर, यह बल होता है। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल। अब यहां पर लिखेंगे एफ ई बराबर के, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना ई, यहाँ पे आवेश का परिमाण निकालने के लिए ऋणात्मक ऋणात्मक नहीं लेते, हमेशा धनात्मक ही लेते हैं। ये प्रोटॉन पर आवेश कितना हो जाएगा ई, और नीचे क्या हो गया आर स्क्वायर। इसको देखो क्या लिख लेंगे, एफ ई बराबर के ई स्क्वायर, ई इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हमने क्या वैद्युत बल निकाला। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, यहां पर गुरुत्वीय बल निकालेंगे। गुरुत्वीय बल निकालेंगे, हमारे पास द्रव्यमान क्या क्या है, एक द्रव्यमान हमारे पास दिया है कितना एम ई, एक द्रव्यमान हमारे पास दिया है कितना एम पी। चलिए, तो यहां पर देख लें एफ ई के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया। और यहां पर गुरुत्वीय बल एफ जी निकालेंगे तो जाएगा जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। पहला द्रव्यमान कितना है एम ई, एम ई, और दूसरा द्रव्यमान एम पी, और दोनों द्रव्यमानों के मध्य की दूरी भी आर है। तो ये हो जाएगा कितना आर स्क्वायर। ये क्या है, सेकंड जो समीकरण बनाया है, यह समीकरण क्या है, गुरुत्वीय बल है। ठीक है, दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल, जी एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। आपने 11वीं क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का
भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दिया, तो ऊपर क्या है एफ ई और नीचे क्या है एफ जी, एफ ई अपॉन एफ जी, ऊपर क्या निकल के आएगा के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और नीचे कितना जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर, ये भाग दे दिया। अब भाग देने के बाद आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां से निकल के आएगा एफ ई अपॉन एफ जी बराबर के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी, जी एम पी। ठीक है, ये निकल के आएगा, स्मॉल ले लेते हैं इनको। ठीक है, हमारे पास ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य जो बल लग रहा है, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल का जो अनुपात होता है वह अनुपात के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी के बराबर होता है। हमें क्या जांच द्वारा यह सुनिश्चित करना है कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी का जो मान है वह क्या विमाहीन है। अब यहां पर देखो, अगर मैं बोलूं कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी का विमाएं निकालें, क्या निकालें इसकी विमाएं, तो देखो विमाएं कैसे निकालेंगे, यहां से लिखेंगे के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी का विमीय सूत्र, ये ब्रैकेट लगा दिया मतलब क्या लगा दिया हमने, इसका विमीय सूत्र। तो के ई स्क्वायर क्या है एफ ई अपॉन एफ जी, तो एफ ई का विमीय सूत्र और कितना एफ जी का विमीय सूत्र। ऊपर क्या स्थिर वैद्युत बल है, कोई सा भी बल हो, बल का विमीय सूत्र क्या होता है एम एल टी माइनस टू, बल का जो विमीय सूत्र होता है वह क्या होता है एम एल टी माइनस टू। और नीचे भी देखेंगे ये भी गुरुत्वीय बल है, तो बल का विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। तो देखिए यहाँ पर एफ ई भी एम एल टी माइनस टू, एफ जी भी एम एल टी माइनस टू, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विमीय सूत्र निकल के आएगा किसका, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी, इसका जो विमीय सूत्र निकल के आएगा वह विमीय सूत्र निकल के आएगा कितना, एम की पावर जीरो एल की पावर जीरो टी की पावर, एम की पावर जीरो एल की पावर जीरो टी की पावर जीरो, मतलब इस यह क्या है विमाहीन नियतांक है, यह क्या है विमाहीन नियतांक। यह जो अनुपात हमें जो दिया हुआ है यह विमाहीन नियतांक है, क्योंकि एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ऊपर भी बल है नीचे भी बल है, बल की विमाओं से बल की विमा कट गई, तो यह विमाहीन नियतांक आ गया। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस अनुपात जो दिया है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी, इसका हम क्या निकालते हैं नियतांकों का मान रखेंगे और इसका आंकिक मान निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे इसका आंकिक मान, देखो हमने यहाँ पे लिख लिया क्या लिख लिया, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी, इसका मान निकालना है हमें। तो देखो के हमें पता है क्या, जब हमने कूलाम का नियम पढ़ा था तब के पढ़ा था, और के का मान निकल के आया था 9 गुणा 10 की घात 9, ये के का मान है। ई क्या है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19, इसका क्या कर दिया वर्ग, क्यों क्योंकि यहां पर भी इस पर हो रहा है अपॉन। नीचे देखेंगे जी, जी क्या है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जी का मान सदैव पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा रहता है, और जी का मान निकल के आता 6.67 गुणा 10 की घात -11, 6.67 गुणा 10 की घात -11। इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है वह होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31, और जो प्रोटॉन पर जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात -27।
ये सारे के सारे नियतांकों के मान मैंने यहाँ पर रख दिए। के का मान 9 गुणा 10 की घात 9, ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19, जी का मान 6.67 गुणा 10 की घात -11, एम का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31, एमपी का द्रव्यमान 1.6 गुणा 10 की घात -27। ये मान आपको आपकी जो राजस्थान की पाठ्य पुस्तक है या जो एनसीईआरटी वाली बुक आ गई है अब जो नए सिलेबस में, उसमें लास्ट जो बुक है, बुक के लास्ट में आपको ये चीजें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से आप देख के ये वैल्यू रख सकते हैं। अब इसके बाद हमें इसका मान निकालना, मतलब ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पर 10 की पावर है, तो 10 की पावर को हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। 10 की पावर को सेपरेट कर लेते हैं, बाकी मल्टीप्लाइज को अलग कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, क्योंकि 1.6 का होल स्क्वायर है। ये 10 की पावर 9, ये 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर, तो 10 की पावर -38, 10 की पावर -38 ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 को सेपरेट करते हैं तो 9.1 इंटू 1.6, 6.67, 9.1, 1.6 इंटू 10 की पावर -11, 10 की पावर -31 और 10 की पावर -27। तो देखो यहां पर और कैलकुलेट करते हैं, 9 इंटू 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू 1.6 6.67, 9.1 मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 9 और ये क्या है 10 की पावर -38, तो माइनस के 38, ये 10 की पावर -11 है, ऊपर जाके +11 हो जाएगी। ये 10 की पावर -31 है, ऊपर जाके +31 हो जाएगा, और ये 10 की पावर -27 ऊपर जाके +27 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 10 की पावर -38 है, बाकी प्लस है, तो 9 और 11 कितना हो गया 20, 20 और 31 51, 51 और 27 51 27 78 हो गया, और 78 में से माइनस करना है 38, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो 10 की पावर यहाँ पे कितनी निकल के आने वाली है 40। इसको जब कैलकुलेट करेंगे 10 की पावर को तो कितना निकल के आएगी 40। यहां पे हम लिखेंगे के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इक्वल टू, ये जो वैल्यू है इनको कैलकुलेट करते हैं इस वैल्यू को, तो ये निकल के आता है 2.3, सॉरी 0.23, 0.23, और 10 की पावर यहां पे कितनी निकल के आई 40। इसको लिख सकते हैं अप्रोक्स वैल्यू निकल के आती है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इक्वल टू 2.3, एक डेसिमल इधर ले लिया तो एक पावर कम हो जाएगी, 10 की पावर 39। तो ये जो नियतांक है इसका मान निकल के आएगा 2.3 गुणा 10 की घात -39, ये मान निकल के आ गया। अब ये जो मान दिया हुआ है यह मान बहुत छोटा है बहुत बड़ा है, 10 की घात -39 छोटा मान है बहुत बड़ा मान है, ये 10 की घात -39 है, मतलब 10 की घात बहुत ज्यादा, तो यह मान 1 से तो बहुत ही बड़ा है। हमें पता है ये जो नियतांक है इसको हम क्या बोल सकते हैं, एफ ई अपॉन एफ जी, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात है, और यह अनुपात क्या है 2.3 गुणा 10 की घात 39, तो यह मान क्या है 1 से बहुत बड़ा है, तो एफ ई बहुत बड़ा होता है किससे, एफ जी से। अब आगे लास्ट में दिया हुआ है कि यह क्या दिया है, यह अनुपात क्या बताता है, यह जो अनुपात आया है इस अनुपात का मान बहुत ही ज्यादा है, तो यह अनुपात हमें यह बताता है कि एफ ई स्थिर वैद्युत बल का मान बहुत ज्यादा होता है गुरुत्वीय बल के मान से। कितने गुना ज्यादा होता है, 2.3 गुणा 10 की घात 39 गुना यह एफ ई का मान एफ जी से ज्यादा होता है। कब,
जब दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दो कण, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन कुछ दूरी स्मॉल r पर रखे हुए। तो देखिए एनसीईआरटी का चैप्टर 1 में ही जो 8th वाला जो हेडिंग है वो दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। और जैसे आपने चैप्टर का नाम भी पढ़ा होगा, चैप्टर का नाम है क्या, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हम यहाँ पर अब विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करें। विद्युत आवेश के बारे में हमने काफी चर्चा कर ली। स्टार्टिंग में हमने विद्युत जो आवेश पढ़ा था, विद्युत आवेश के गुण पढ़े थे, ठीक है ना। विद्युत आवेश का वस्तुओं का आवेशन पढ़ा था, किस तरह से दूसरी वस्तुओं को आवेशित किया जाता है, ठीक है। अब आज का टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो देखो विद्युत क्षेत्र में इस तरह से हम समझते हैं इसको, मान लेते हैं कि यहां पर एक बिंदु है O, यहां पर एक बिंदु O दिया हुआ है और इस बिंदु O पर कैपिटल Q आवेश रखा हुआ है। इस बिंदु O पर कैपिटल Q आवेश रखा हुआ है। इस बिंदु से R दूरी पर एक और बिंदु है P, एक बिंदु और है क्या, P। अब इस बिंदु P पर मान लेते हैं कि यहां पर स्मॉल q आवेश रखा हुआ है। क्या यह कैपिटल Q और स्मॉल q में आपस में विद्युत बल लगेगा? अगर दोनों की प्रकृति समान है तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और प्रकृति विपरीत है तो दोनों के मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो हमें पता है कि ये कैपिटल Q ये स्मॉल q पर कुछ बल लगा रहा है। सपोज करो मैंने इस स्मॉल q आवेश को यहां से हटा दिया, दूर ले गया, यहां से स्मॉल q आवेश को यहां से ले गया, तब भी इसका इस बिंदु पर कुछ तो प्रभाव होगा, जिसके कारण ये स्मॉल q जब यहां पर रखा हुआ था तब ये कैपिटल Q इस स्मॉल q पर बल लगा रहा था। मतलब कि जब स्मॉल q को यहां से हटा दिया तब भी तो कुछ तो ऐसा इसका प्रभाव यहां पर होगा जिसके कारण यह स्मॉल q पर बल लगा रहा होगा। उस प्रभाव, वह जो प्रभाव जिस जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखा हुआ है, तो वह अन्य आवेश विद्युत बल महसूस करता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है, आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश, जहां पर कोई अन्य आवेश विद्युत बल महसूस करता है, उस क्षेत्र को क्या किया जाता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। किसी आवेश, किसी आवेश अथवा आवेश के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश अथवा आवेश के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश, किसी आवेश अथवा आवेश के निकाय के चारों का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश विद्युत बल महसूस करता है, विद्युत बल महसूस करता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, मान लेते हैं यहां पे कितना है, प्लस का Q आवेश है, यहां से R दूरी पर कोई आवेश रख दिया, तो इस पर अगर बल लग रहा है तो वहां पर क्या, इसके आसपास क्या विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये तो विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है। अब जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की जो गणना की जाती है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से की जाती है। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र को मापा किस तरीके से जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम ये बताएं विद्युत क्षेत्र कितना है तो उसको कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो अगला हमारा जो टॉपिक क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी आवेश अथवा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश अथवा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, किसी आवेश अथवा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक बिंदु धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, किसी बिंदु पर रखे बिंदु धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे विद्युत क्षेत्र से भी समझा जाता है। आपको अगर बोला जाए कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालो, तो आप समझ जाओ कि विद्युत क्षेत्र बोला है मतलब हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र के से भी समझा जाता है। परिभाषा क्या है, परिभाषा समझते हैं। किसी आवेश अथवा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र में स्थित, यहां से देखो स्टार्ट करते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक बिंदु धन आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को, एकांक धन आवेश पर जो भी बल लगता है उस बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ें तो क्या है, किसी बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश पर जितना बल लगेगा वह क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि इस बिंदु पर एक प्लस का Q आवेश रखा हुआ है, यह बिंदु क्या है, O है, ठीक है। मुझे इस बिंदु से R दूरी पर, इस बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है कितना, P, और P बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये कैपिटल का Q आवेश है और यह बिंदु O पर रखा हुआ है, इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर मैंने एक आवेश ले लिया कितना, Q0। मैंने अपने मन से एक आवेश बिंदु P पर रख दिया, वह आवेश कितना है, Q0 है। यह आवेश Q0 है, यह आवेश प्लस का Q है, तो यह प्लस का Q इस Q0 पर बल लगाएगा, ठीक है। बल लगाएगा तो देखो यहां पर लगाएगा प्लस Q द्वारा Q0 पर लगाया गया बल, यह बल हो जाएगा कितना, K Q0 अपॉन R स्क्वायर, दोनों के मध्य की दूरी R है, आवेश प्लस का Q और Q0 है, तो F इक्वल टू K Q0 अपॉन R स्क्वायर। यह Q0 द्वारा Q0 पर लगाया गया बल है। Q0 पर बल अगर F लग रहा है तो प्लस Q द्वारा एकांक धन आवेश पर लगाया गया बल, प्लस Q द्वारा एकांक धन आवेश पर लगाया गया बल, तो यह बल हो जाएगा कितना, F अपॉन कितना, Q0।
F अपॉन Q। कैसे निकाला ये? मान लेते हैं कि Q0 आवेश पर कितना बल लग रहा है? F। इस Q0 आवेश पर कितना बल लग रहा है? F, जिसका मान कितना है? Q0 अपॉन R स्क्वायर। और यहां पर मुझे निकालना है एकांक आवेश पर बल। Q0 पर F बल लग रहा है, तो एकांक आवेश पर लगेगा F अपॉन Q0। एकांक आवेश पर कितना बल लगेगा? F अपॉन Q0 प्लस Q द्वारा एकांक धन आवेश पर लगाया गया बल है F अपॉन Q0। F की वैल्यू कितनी है? K Q0 अपॉन R स्क्वायर, और नीचे कितना है? Q0। Q0 ने Q0 को काट दिया और यहां पर निकल के आएगा ये मान कितना? KQ अपॉन R स्क्वायर। KQ अपॉन R स्क्वायर। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल। क्या पढ़ी थी ये परिभाषा? एकांक बिंदु धन आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। एकांक धन आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। और एकांक धन आवेश पर प्लस Q द्वारा कितना बल लग रहा है? K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। तो यही क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे निरूपित करते हैं? E से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का जो सूत्र निकल के आया वह निकल के आ जाएगा E बराबर KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। क्या निकल के आएगा? E बराबर KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। हाँ, तो चलिए, अभी मैंने जो विद्युत क्षेत्र का जो मान बताया है ये केवल परिमाण बताया है। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि, ठीक है। सदिश राशि के साथ साथ इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। इसको किसे? ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो एस आई मात्रक है न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। तो यहां पे देखो हम वैसे भी देख रहे हैं ई का मान क्या है? एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ क्या है? न्यूटन, और क्यू क्या है? आवेश। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मान है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? ये विद्युत क्षेत्र का केवल परिमाण पढ़ा है। और इसकी अगर हम दिशा की अगर हम बात करें तो इसको हम सदिश रूप में पढ़ेंगे। और वैसे भी अगर हम दिशा की बात करें तो धनात्मक एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल। तो जिस दिशा में धनात्मक आवेश पर बल लगेगा वही दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर है? धनात्मक आवेश पर जिधर बल लगेगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी।